नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास 6 करोड़ की डकैती। 6 करोड़ की डकैती देवराज चौहान सीरीज। गली में प्रवेश करते ही देवराज चौहान ठिठका और दीवार के साथ चिपक गया। हाथ में रिवॉल्वर चमक उठा। उसके होंठ भींचे हुए थे, आंखों में क्रोध के शोले नाच रहे थे। अगले ही पल उसके करीब से ही किसी का सिर आगे आया और उसने गली के भीतर झांका। दोनों की निगाहें मिली। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर सीधी की और ट्रिगर दबा दिया। गली तेज धमाके से गूंज उठी। झांकने वाले की खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके साथ ही भागते कदमों की आवाजें उसके कानों में पड़ी। देवराज चौहान समझ गया कि अपने साथी को मरता पाकर दूसरा भाग निकला है। गोली के धमाके के कारण गली के दरवाजे खुलने शुरू हो गए थे और लोगों ने बाहर झांकना आरंभ कर दिया था। यहाँ रुकना अब ठीक नहीं था। रिवॉल्वर जेब में छुपाते हुए देवराज चौहान ने करीब ही पड़ी लाश पर निगाह मारी और तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गया। उसके जबड़े सख्ती से भिजे हुए थे। देवराज चौहान 3 स्टार होटल के कमरे में पहुंचा। दरवाजा जगमोहन ने खोला। उसके भीतर प्रवेश करते ही जगमोहन बोला, तुम तो सुबह आधे घंटे में आने को कह गए थे और अब आ रहे हो। कुर्सी पर बैठते ही देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। हाँ, आना तो मुझे आधे घंटे में ही था, लेकिन जब होटल से निकला तो 2 को अपना पीछा करते पाया। पीछा? जगमोहन चौंका। हाँ, यह पीछा ही आज मेरी नजर में आया। अलबत्ता कल भी मुझे अपने पीछे किसी के होने का आभास ही रहा था, लेकिन तब मैं किसी को पहचान नहीं पाया था। लेकिन आज? देवराज चौहान मुस्कुराया। आज पहचान लिया। कौन थे पीछा करने वाले? क्या चाहते थे? मैंने पूछा नहीं। देवराज चौहान ने कड़वे लहजे में कहा। पूछा नहीं? फिर क्या किया? जगमोहन की आंखें सिकुड़ गई। वह 2 थे। एक की खोपड़ी में मेरी गोली लगी, दूसरा भाग गया। ओह! जगमोहन ने गहरी सांस ली। कम से कम पूछ तो लेते कि वह कौन थे। क्या जरूरत थी? देवराज चौहान विषैले स्वर में कह उठा। वह दोनों सड़क छाप बदमाश थे। उन्हें मुझ में दिलचस्पी नहीं हो सकती। मेरा पीछा करने का मतलब था उन्हें किसी ने मेरे पीछे लगाया है। जिसने उन्हें मेरे पीछे लगाया है वह हम लोगों की असलियत जानता है कि हम यहाँ छिपे बैठे हैं, यानी कि वह जल्द ही कोई कदम उठाएगा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। जगमोहन, वह दोनों 2 दिन से मेरे पीछे थे। वह सिर्फ मेरा पीछा कर रहे थे। उनका इरादा बुरा नहीं था। बुरा होता तो मुझ पर हमला कर चुके होते या फिर मेरे बारे में पुलिस में इत्तला कर चुके होते। जिस किसी ने भी उन्हें मेरे पीछे लगाया था वह सिर्फ मेरे बारे में रिपोर्ट चाहता होगा कि मैं क्या क्या करता फिर रहा हूँ। उसके आदमी को मैंने मार दिया तो अब फिर वह अवश्य कोई कदम उठाएगा। कौन हो सकता है वह? जल्दी ही मालूम हो जाएगा। देवराज चौहान दांत भींचकर बोला। तुम कॉफी मंगवाओ। जगमोहन ने बेल बजाकर वेटर को बुलाकर कॉफी के लिए कहा। चेहरे पर गहरी सोच के भाव छाए हुए थे। वेटर कॉफी दे गया तो देवराज चौहान घूंट भरने लगा। तभी फोन की घंटी बजी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। इस शहर में हमें फोन करने वाला कौन आ गया? जगमोहन की आंख सिकुड़ गई। देवराज चौहान उठा और रिसीवर उठा लिया। हेलो, देवराज चौहान साहब बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से मीठी सी आवाज आई। देवराज चौहान के होंठ पिच गए, आंखें सिकुड़ गई। तुमने मेरे एक आदमी की खोपड़ी फोड़ दी? देवराज चौहान की मुद्रा में कोई फर्क न आया। मेरे पास ऐसे कई आदमी हैं जिनका निशाना तुमसे भी अच्छा है और उनका खास शौक है कि उनकी चलाई गोली आंखों में लगे। मैंने कई बार उन्हें आजमाया है और मेरी आजमाइश पर वह लोग खरे उतरे हैं। आवाज में पहले जैसा ही मीठापन था। मैंने जो गोली चलाई थी वह बिना निशाने के चलाई थी, इसी कारण उसकी खोपड़ी में लगी। अगर निशाना बांधता तो गोली उसके मुंह में घुस जाती। देवराज चौहान ने सर्द लहजे में कहा। निशानेबाज हो? दूसरी तरफ से हंसी सुनाई दी। कौन हो तुम? अरे वाह, तुम मुझे नहीं जानते? हैरानी है, आधे से ज्यादा शहर तो मेरी आवाज सुनकर ही मुझे पहचान लेता है। मैं दिलदार सिंह हूँ। किसी से भी मेरे बारे में पूछ लेना।
इस शहर में दिलदार सिंह तुम्हारा स्वागत करता है। स्वागत? देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा। 2 आदमी 2 दिन से मेरे पीछे लगा रखे हैं और इसे तुम स्वागत कहते हो? हाँ, इसे मैं स्वागत कहता हूँ। शुक्र करो कि पुलिस को नहीं बताया तुम्हारे बारे में, वरना अब तक तुम हवालात में होते और तुम्हारे सारे जुर्मों का हिसाब हो रहा होता। दिलदार सिंह की आवाज में खतरनाक भाव आ गए। तुमने मेरे आदमी को क्यों मारा? अपने पीछे लगने वाले कुत्ते को भी मैं पसंद नहीं करता। वह कुत्ते नहीं, मेरे आदमी थे। मेरी नजरों में वह कुत्ते ही थे। देवराज चौहान गुर्राया। बहुत बोलता है तू। अपने काम से मतलब रख दिलदार सिंह, मेरी तरफ ध्यान मत दे। अपने काम से ही मतलब रख रहा हूं। तू अपने को ज्यादा ही समझता है। तू सिर्फ मेरे नाम से ही वाकिफ है, काम से नहीं। काम से होता तो सब कुछ जानता हूं, तभी तो मेरे आदमी तेरे स्वागत पर थे। दिलदार सिंह की आवाज में पुनः मिठास भर आई। तेरे से बहुत जरूरी काम था। एक ही बार में कह दे जो कहना है। तू बहुत काम का बंदा है। सुन, एक जगह पर लूट करनी है। लूट? देवराज चौहान चौंका। हाँ, 6-7 करोड़ का घपला है। मोटा माल है ना? तो मैं क्या करूं? देवराज चौहान ने उखड़े लहजे में कहा। प्लान मैं बना चुका हूं। बहुत अच्छा प्लान है। साथ ही मैं इकट्ठे कर चुका हूं। तभी तू इस शहर में आया तो मुझे खबर मिल गई। मैंने सोचा तुझे भी साथ मिला लूं। काम बढ़िया ढंग से हो जाएगा। ठीक है ना? आजा मेरे पास। मुझे तेरे प्लान में कोई दिलचस्पी नहीं। क्या? क्या बोला तू? दिलदार सिंह हैरानी से कह उठा। मुझसे कोई आशा मत रख। मैं सिर्फ अपनी योजना पर काम करता हूँ। तेरे जैसों की योजना पर देवराज चौहान काम नहीं करता। और ध्यान से सुन ले, अब अपने कुत्तों को मुझसे दूर रखना। खोपड़ी में बिठा ले इस बात को। देवराज चौहान ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा और रिसीवर रख दिया। जगमोहन गंभीर निगाहों से उसे देख रहा था। वेटर को बुलाकर दिलदार सिंह के बारे में मालूम तो करते। देवराज चौहान ने दांत भींचकर सर्द स्वर में कहा। दिलदार सिंह बहुत ही खतरनाक बदमाश है। उसका अपना गैंग है। पुलिस वाले भी उसे मुंह लगाना पसंद नहीं करते। जमानत पर छूटा हुआ है। अपहरण, डकैती, कत्ल वगैरह के कई केस उस पर चल रहे हैं, वेटर ने बताया। जगमोहन ने सक पकाकर देवराज चौहान को देखा। इसका मतलब बहुत ही बुरा आदमी है, जगमोहन ने वेटर से कहा। हाँ, दरिंदा है, दरिंदा। कुछ खराब दिमाग का भी है। जो उसकी बात नहीं मानता उसे मार डालता है। भगवान जाने ऐसे लोग दुनिया में पैदा क्यों होते हैं। वेटर के जाने के बाद देवराज चौहान बोला। हमें दिलदार सिंह से सावधान रहना होगा। वेटर ने बताया था उसका अपना गैंग है। अगर ऐसा है तो कब तक सावधान रहा जा सकता है? कभी भी उसके आदमी हमें घेरकर गोली से उड़ा देंगे। इतना आसान नहीं है हमें उड़ाना। मेरे ख्याल से हमें इस शहर से खिसक चलना चाहिए। दिलदार सिंह जैसे गैंगस्टर हर शहर में भरे पड़े हैं। किस किस शहर को छोड़ते फिरेंगे? एक बात तो बताओ, एकाएक जगमोहन बोला। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। तुम बता रहे थे कि दिलदार सिंह ने कहा था 6-7 करोड़ का मामला है। हाँ, फिर तुमने मना क्यों किया? साथ मिल जाते उसके। कुछ तो। हम दिलदार सिंह को ठीक तरह से जानते नहीं, फिर उसके साथ कैसे काम कर सकते हैं? वह भी उसकी योजना पर, और मामला भी करोड़ों का। क्या मालूम उसकी नीयत कैसी है। अगर इन कामों में हम सोच समझकर नहीं चलेंगे तो जल्दी ही मरे पड़े होंगे। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर सख्त स्वर में कहा। जगमोहन सिर हिलाकर बोला। तो अब क्या किया जाए? तुम क्या समझते हो, दिलदार सिंह जैसा आदमी चुप बैठेगा? जवाब में देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा, खामोशी रहा। डिनर का समय हो चुका है। जगमोहन बोला। कुछ खा लिया जाए? हाँ, मुझे भूख लग रही है। दोपहर को लंच भी नहीं लिया। होटल से बाहर ही कहीं डिनर लेते हैं। वह बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि कॉल बेल बजी। दोनों की आंखें मिली। जगमोहन ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। बाहर पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस इंस्पेक्टर मुरली मनोहर जोशी, सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश राठौड़, एक हवलदार, 3 कांस्टेबल थे। साथ में 45 बरस का आवश्यकता से अधिक मोटा दिलदार सिंह था।
हवलदार और तीनों कांस्टेबलों को उन्होंने बाहर ही छोड़ा और इंस्पेक्टर मुरली, सब इंस्पेक्टर राठौर और दिलदार सिंह ने भीतर आकर दरवाजा बंद कर लिया। देवराज चौहान और जगमोहन उन्हें देखते रहे, बोले कुछ भी नहीं। कानून को लंबे अरसे से तुम्हारी तलाश थी देवराज चौहान, इंस्पेक्टर मुरली ने रिवॉल्वर निकालकर सख्त स्वर में कहा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी आसानी से मेरे हाथ आ जाओगे। दिल्ली पुलिस को तो खास तौर से तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि चंद रोज पहले तुम वहां पर ताजा ताजा हंगामा करके हटे हो। सर, सब इंस्पेक्टर राठौड़ बोला, जीप में हथकड़ी पड़ी है, मंगवा लूं? मंगवा लेते हैं, इंस्पेक्टर मुरली ने गर्दन हिलाई। वैसे इसके लिए तो मैं ही अकेला काफी हूं। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाहें मिली। इस मुसीबत से मैं तुम्हें छुटकारा दिला सकता हूं। पहचाना मुझे? मैं हूं दिलदार सिंह। थोड़ी देर पहले तुमसे बात की थी। दिलदार सिंह अपनी भारी शरीर पर हाथ फेरकर कह उठा, यह मत सोचो कि तुम बचकर निकल सकते हो। सारे शहर की पुलिस मैं तुम्हारे पीछे डलवा सकता हूं। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। पुलिस भी तुम लाए और बचाओगे भी तुम ही? यही तो कमाल है। दिलदार सिंह हंसा। मेरी बात मानने में ही तुम्हारी भलाई है। तुम्हारी बात कि उस लूट में मैं भाग लूं? हाँ, हर हाल में तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, वरना जेल से तुम्हें छुटकारा नहीं मिलने वाला। दिलदार सिंह पुनः हंसा। वैसे तुम्हें मेरी बात मना नहीं करनी चाहिए। 6-7 करोड़ का मामला है, एक तुम्हारा, 1 करोड़ मेरा। देवराज चौहान का दिमाग तेजी से चल रहा था। हाँ, और अगर माल कम हासिल हुआ तो? यह मेरी सिरदर्दी है। 1 करोड़ तक तुम्हारा, ऊपर का मेरा, चाहे ऊपर 1 रुपया ही क्यों ना हो। दिलदार सिंह ने सिर हिलाया। देवराज चौहान ने पुलिस वालों को देखा। मेरे इनकार का मतलब है यह पुलिस वाले मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। हाँ, तनख्वाह यह सरकार से पाते हैं और काम मेरा करते हैं। देवराज चौहान ने कश लेकर लापरवाही से कंधे झटकाए। मैं तैयार हूं। वेरी गुड। दिलदार सिंह खुश हो उठा। मैं जानता था तुम मना नहीं करोगे। कोई भी समझदार आदमी इन हालातों में मना नहीं कर सकता। आओ, जगमोहन को भी साथ ले लो। मेरे ठिकाने पर चलो, वहां पर सारी बात। जगमोहन इस काम में हमारा साथ नहीं दे पाएगा, एकाएक देवराज चौहान बोला। क्यों? इसकी तबीयत खराब है। डॉक्टर ने हिलने डुलने को, भाग दौड़ वाला काम करने को मना कर रखा है। कोई बात नहीं, 6 के बराबर तुम हो। अब चलें? चलो। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। जगमोहन शांत निगाहों से देवराज चौहान को देखे जा रहा था। फिर देखते ही देखते देवराज चौहान, दिलदार सिंह, इंस्पेक्टर मुरली और सब इंस्पेक्टर राठौड़ दोस्ती भरे अंदाज में बाहर निकल गए। जगमोहन समझ गया कि अब दिलदार सिंह की खैर नहीं। धमकी देकर देवराज चौहान को इस तरह तैयार करके दिलदार सिंह ने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। दिलदार सिंह देवराज चौहान के साथ अपने ठिकाने पर पहुंचा तो बहुत खुश था। अपने खास कमरे में पहुंचकर दिलदार सिंह उसकी पीठ पर हाथ मारकर बोला, बोल, कौन सा ब्रांड पिएगा मैन? मैं शराब नहीं पीता, देवराज चौहान ने सपाट लहजे में कहा। बिल्कुल नहीं, और काम के मौके पर मैं सिर्फ काम की बात करता हूँ। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। किस प्लान की बात कर रहे थे तुम? हाँ, बताता हूँ, बैठ तो सही। दिलदार सिंह ने देवराज चौहान को कंधे से पकड़कर बिठाया और अपने लिए विस्की का गिलास भर लिया। देवराज चौहान के लिए कोल्ड ड्रिंक आ गई। एक ही बार में शराब का आधा गिलास गले में उतार कर बोला, भाई देवराज चौहान। दिलदार सिंह सिर हिलाकर बोला, योजना बहुत अच्छी है, आदमी भी सब तैयार कर लिए हैं, लेकिन मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए था जो सारे मामले को संभाल सके। मुझे तो देख ही रहे हो, बहुत मोटा हूँ, भागना तो दूर, कभी कभी चलना भी कठिन हो जाता है। इस योजना में मैं शरीक नहीं हो सकता। देवराज चौहान उसे देखता रहा। बेगम पुल पर सर्राफा मार्केट है, हीरे जवाहरातों और ज्वेलर्स की तगड़ी दुकानें हैं। देखी हैं? नहीं, देख लेना। उन्हीं में एक दुकान है हीरा भाई ओम भाई की। उस बाजार की नाक है वह दुकान।
लाखों की तो दूर करोड़ तक का हिसाब उस शोरूम में होता है। दूसरे शहरों में हीरा भाई ओम भाई माल भी बेचते हैं। 300 गज की जगह में उनका शोरूम है और इतना ही बड़ा उस शोरूम के नीचे तहखाना, जिसमें पड़ी बड़ी बड़ी तिजोरियों में करोड़ों का माल भरा रहता है। दिलदार सिंह ने पुनः गिलास में से घूंट भरा। देवराज चौहान ने पहलू बदलकर कश लिया। अब से 6 दिन बाद हीरा भाई की लड़की की शादी है और शोरूम 3 दिन बंद रहेगा। इन 3 दिनों में हम शोरूम लूट सकते हैं। कैसे? देवराज चौहान के होठों से निकला। सबसे पहले तो सुन लो कि वह इलाका अपने वही खास पुलिस इंस्पेक्टर मुरली के अंडर आता है, जिसके दर्शन तुम कर चुके हो। खतरे वाली कोई बात नहीं। पुलिस की तरफ से हमें कोई खतरा नहीं, वह सब संभाल लेगा। तुम अपना प्लान बताओ। दिलदार सिंह ने गर्दन हिलाकर कहा। खास लंबा प्लान नहीं है। जिन दिनों शोरूम बंद रहेगा उन दिनों की किसी एक रात हम ढेर सारे आदमी लेकर उस शोरूम पर हमला बोल देंगे। बस शोरूम तोड़ फोड़ कर अंदर। बस। देवराज चौहान हाथ उठाकर व्यंग भरे स्वर में कह उठा। मैं तुम्हारा प्लान समझ गया। तुम्हारे शहर में ट्रेन की लाइनें नहीं हैं? हैं, बहुत हैं। क्यों? जिन आदमियों को इस घटिया योजना में शामिल करने जा रहे हो उन्हें ट्रेन की लाइनों पर बिठा दो। इस प्रकार मरना उनके लिए इज्जत का काम रहेगा। क्या मतलब? दिलदार सिंह के माथे पर बल पड़ गए। दिलदार सिंह, तुम गैंगस्टर हो। आदमी इकट्ठे कर सकते हो, गोलियां चला सकते हो, आतंक फैला सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन इस प्रकार की लूट का प्लान बनाना तुम्हारे बस का काम नहीं। इसके लिए मोटा नहीं, पतला दिमाग चाहिए। पतला दिमाग? दिलदार सिंह के होठ भींच गए। हाँ, जैसा कि तुम्हारा है। हाँ, ठीक है। दिलदार सिंह ने फौरन सिर हिलाया। तुम प्लान बनाओ। क्या मैं? हाँ, तुम। दिलदार सिंह ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। 3 दिनों हीरा भाई की लड़की की शादी है। जिन दिनों 3 दिन शोरूम बंद रहेगा उन दिनों लगभग 6 करोड़ का माल, सोना और जवाहरात दुकान के तहखाने में पड़ी तिजोरियों में मौजूद हो गए। और इतना मोटा माल मैं छोड़ना नहीं चाहता। तुम्हें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी मुहैया करा दी जाएगी। इस काम की योजना तुम बनाओ, तुम ही सब कुछ करो। तुम ऐसी लूट पहले भी कई बार कर चुके हो। मुझे पूरा विश्वास है कि यूं समझो कि अपने से ज्यादा तुम पर भरोसा है कि तुम सफल होकर रहोगे। तुमने तो इस शर्त पर मुझे अपने साथ लिया था कि योजना तुम्हारी होगी। हाँ, लिया तो था, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी योजना वास्तव में ऊपर है। तुम योजना बनाओ, सब कुछ तुम करो, मैं दखल नहीं दूंगा। मुझे तो बस सफलता चाहिए। 1 करोड़ तुम्हारा होगा। देवराज चौहान व्यंग से मुस्कुराया। दिलदार सिंह, तुम मुझे अपने लिए काम करने के लिए मजबूर कर रहे हो, जबकि मैंने आज तक किसी के लिए काम नहीं किया। ऊपर से योजना भी मेरी हो, सब कुछ मैं ही करूं। 6 में से 1 मेरा और 5 तुम्हारा। किस तराजू से इन बातों को नाप रहे हो? दिलदार सिंह होठ भींचकर देवराज चौहान को घूरने लगा। चाहता क्या है तू? आधा आधा। पुलिस वाले को बुलवाऊं क्या? एकाएक देवराज चौहान का चेहरा आग के गोले के समान दहक उठा। अगले ही पल जेब से निकलकर रिवॉल्वर उसके हाथ में आई और उसकी नाल मोटे दिलदार सिंह के पेट से जा सटी। सब कुछ अचानक ही हुआ। दिलदार सिंह की आंखें फैल गई। यह क्या करता है तू? पागल हो गया है? दिलदार सिंह, देवराज चौहान एकाएक शब्द चबाकर कह उठा। तू चाहे कितना ही बड़ा गैंगस्टर क्यों ना हो, पुलिस बेशक तेरी उंगलियों पर नाचती हो, लेकिन तू मुझे अपने इशारे पर नचा नहीं सकता। मैं किसी की धमकी में नहीं आता। कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं शहर से बाहर जा रहा हूं तो तेरी लाश शहर के किसी चौराहे पर पड़ी हो। मेरे अड्डे पर तू मुझे ऐसा कहता है? दिलदार सिंह ने आंखें निकाली। देवराज चौहान ने दांत भींचकर रिवॉल्वर का सेफ्टी वॉल्व हटा दिया। दिलदार सिंह का चेहरा फक पड़ गया। मुझे लगता है चैम्बर में पड़ी गोली पर तेरा ही नाम लिखा है। नहीं, मेरा नाम नहीं लिखा। दिलदार सिंह जल्दी से कह उठा। पक्की बात? मर्दों वाली पक्की बात। रिवॉल्वर पीछे हटा यार। फिर पुलिस की धमकी देगा मुझे? मैं तो मजाक कर रहा था। देवराज चौहान भाई,
लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा। सबसे पहले तो तेरे उस पुलिस के कुत्ते मुरली की खोपड़ी तोड़ूंगा, उसके बाद। यार, तू तो यूं ही बोल खफा हो गया। दिलदार सिंह ने अपने पेट में धंसी रिवॉल्वर की नाल पकड़कर पीछे किया, जैसे वह नाल न होकर सांप हो। वैसे तू ठीक कहता है, योजना तेरी होगी, सब कुछ तूने करना है। माल आधा आधा तो होना ही चाहिए। मुझे मंजूर है, सरासर मंजूर है। बहुत कायदे की बात है। माल आधा आधा। तूने मुझे पुलिस दिखाकर धमकाया। एक बार तो तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन अब कोई ऐसा काम न करना। शराफत से मिलकर चलना ही तेरे मोटे शरीर के लिए बेहतर होगा। जो भी बात करनी हो आराम से करना। तू देवराज चौहान है, तभी तो तेरी बात सुने जा रहा हूँ। दिलदार सिंह खी खी करके कह उठा। कोई दूसरा होता तो अब तक उसका काम हो गया होता। सुना था तू बहुत खतरनाक है, देख भी लिया। अच्छा, यह तो बता, हमारे पास 5-6 दिन पड़े हैं, सारा काम ठीक ठाक तू निपटा लेगा ना? देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में डाली और उठ खड़ा हुआ। सब काम निपट जाएगा। बैठ ना, तू जाता कहाँ है? अभी तो काम की बातें हो चुकी हैं, जरूरत पड़ने पर तुझसे बात करूंगा। अब तेरा कोई आदमी मुझे अपने आसपास नजर नहीं आना चाहिए, खास तौर से मुरली इंस्पेक्टर। कहने के साथ ही देवराज चौहान बाहर निकल गया। दिलदार सिंह ने हाथ में पड़े गिलास से घूंट भरा। बहुत कड़क आदमी है साला, मुझे रिवॉल्वर दिखाता है। बाद में ठीक करूंगा इसे। इसे हीरा भाई ओम भाई के शोरूम पर हाथ साफ करने तो दूं, उसके बाद इसके पीछे वाले हिस्से पर ऐसी रात मारूंगा कि सीधा दिल्ली के कनॉट प्लेस में जा गिरेगा। अभी मुझे ठीक से जानता नहीं, मैं इससे भी बहुत खराब आदमी हूँ। क्या रहा? देवराज चौहान के होटल पहुंचते ही जगमोहन ने पूछा। देवराज चौहान ने सब कुछ बता दिया। तुमने दिलदार सिंह की ऑफर मंजूर कर ली? देवराज चौहान के होठों पर कड़वी मुस्कान फैल गई। जगमोहन, देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर बोला, दिलदार सिंह जितना भोला और मासूम लगता है उतना है नहीं। उसने बहुत बड़ी चाल खेली है हमारे साथ। कैसी चाल? जगमोहन की आंखें सिकुड़ गई। दिलदार सिंह ने हीरा भाई ओम भाई के यहाँ करोड़ों का माल लूटने की योजना भी बना ली, परंतु उसके पास योजना नहीं थी। वह इसी ताक में बैठा था कि कैसे इस माल को लूटा जा सके। तो इसी बीच हम शहर में आ पहुंचे। दिलदार सिंह ने हमें देखा और पहचाना। उसके दिमाग में आ गया कि हम इस काम को बखूबी अंजाम दे सकते हैं, लेकिन हमारे सामने वह खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहता था। इसलिए हमें फंसाकर कहने लगा कि उसने योजना बनाई है और वह हमें साथ मिलाना चाहता है। वह जानता था कि 6 करोड़ का जिक्र सुनकर मैं इस काम में हाथ जरूर डालूंगा और साथ ही उसकी योजना सुनकर उसे इनकार कर दूंगा और अपनी योजना बनाऊंगा। और हुआ भी यही। ओह, वह मुझे 6 में से 1 करोड़ दे रहा था। मैंने आधा मांगा। थोड़ी सी चूं चूं करने के बाद वह तैयार हो गया। दिलदार सिंह जैसा खतरनाक आदमी मुझे आधा हिस्सा देने को तैयार हो गया, जो कि उसकी फितरत से मेल ही नहीं खाता। तो फिर वह तैयार क्यों हुआ? दिलदार सिंह यह सोचे बैठा है कि जब मैं काम पूरा कर लूंगा तब वह मुझे सबक सिखा लेगा। देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा, और मैं उसे मौका ही नहीं दूंगा कि वह मुझे सबक सिखाने के बारे में सोच सके। जगमोहन प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखता रहा। जगमोहन, देवराज चौहान की आवाज में दरिंदगी भर आई। तुम अच्छी तरह जानते हो कि किसी की धमकी और जोर जबरदस्ती मैं बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन यह बात दिलदार सिंह नहीं जानता। इंस्पेक्टर मुरली को सामने लाकर उसने मुझे अपने मन मर्जी के मुताबिक चलाना चाहा। उसकी इस दादागिरी का जवाब हम उसे दादागिरी से ही देंगे। लूट के पूरे माल में से 1 करोड़ उसका और बाकी सब हमारा। दिलदार सिंह नहीं मानेगा, अपनी जरूरत को मानेगा। नहीं मानेगा तो 1 करोड़ से भी हाथ धोएगा। देवराज चौहान ने जहरीले स्वर में कहा, आने वाले वक्त में देखना क्या होता है। दिलदार सिंह का अपना खतरनाक गैंग है। इन बातों से हमें घबराना नहीं चाहिए। तुमने उसे यह क्यों कहा कि मैं काम में शामिल होने के काबिल नहीं हूं? जब वह पुलिस के दबाव में
मुझे काम करने को राजी कर रहा था, मैंने तभी सोच लिया था कि इसे सबक सिखाना ज़रूरी है और इसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। जब मैं लूट की योजना बना लूँगा तब बताऊँगा कि तुम्हें कब क्या करना है। जगमोहन ने पूछना चाहा, परंतु कुछ सोचकर खामोश रह गया। अब तुम प्लान करोगे लूट का? हाँ, 6 करोड़ के माल में मेरी भी दिलचस्पी पैदा हो गई है। सबसे पहले हीरा भाई ओम भाई का शोरूम देखूंगा, फिर योजना बनाऊंगा। देवराज चौहान ने होठ सिकोड़कर कहा। साथ में काम करने के लिए आदमी दिलदार सिंह देगा? हाँ, आदमी भी और खर्चा भी। जगमोहन के होठों पर मुस्कान रेंग गई। तुम्हारे पास 5-6 दिन हैं। आज से घूमो फिरो, उसके बाद तुम्हें बहुत ही खतरनाक काम करना पड़ेगा। बताओ तो सही। अभी नहीं, पहले मुझे लूट की प्लानिंग बना लेने दो। जैसी तुम्हारी मर्जी। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा और सिगरेट सुलगाकर बोला, अब डिनर ले लिया जाए, भूख से मेरी तो जान ही निकली जा रही है। देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिला दिया। अगले 2 दिन देवराज चौहान हद से ज्यादा व्यस्त रहा। ग्राहक बनकर हीरा भाई ओम भाई के शोरूम में गया। वहां सब कुछ देखा, सब रास्ते देखे। शोरूम में कैसे प्रवेश कर सकता है उसके बारे में सोचा। फिर बाहर आकर आसपास के इलाके को देखा। इन 2 दिनों में वह हीरा भाई ओम भाई ज्वेलर्स की शॉप के इर्द गिर्द ही मंडराता रहा। अंधेरा होने पर जब वह होटल पहुंचा तो फोन की घंटी को बजते पाया, जिसे कि जगमोहन उठा रहा था। फोन पर 2 पल बात करने के बाद जगमोहन ने रिसीवर देवराज चौहान की तरफ बढ़ा दिया। हेलो, देवराज चौहान ने रिसीवर थामकर कहा। देवराज चौहान भाई, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। 2 दिन में तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा, न तुम आए और न तुम्हारा फोन। दिलदार सिंह कहे जा रहा था। क्या हाल है तुम्हारा? कोई योजना बनाई कि नहीं? बना ली है। बन गई योजना? वाह, तुम तो बहुत कमाल के आदमी हो। अब कब आ रहे हो? मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहा हूँ। आओ ना देवराज चौहान भाई। कल आऊँगा। कल नहीं, अब आ जाओ। मैं कल, अब मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है, कल सुबह सुबह ही आओगे ना? 12 तक आ जाऊँगा। 12 तक? यह तो बहुत लेट हो जाएगा। तुम कितने बजे सोकर उठते हो? 8 बजे। कल 11 बजे उठना, फिर लेट नहीं लगेगा। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मुझे इस काम के लिए खास खास आदमी चाहिए। मिल जाएंगे, मेरे पास खजाना है आदमियों का। विचित्र से विचित्र आदमी मेरे दड़बे में भरे पड़े हैं। कैसे आदमी चाहिए तुझे? 2 आदमी तो बहुत ही दमदार और ऐसे चाहिए जो कठिन से कठिन काम लंबे समय तक कर सकें, खास तौर से मेहनत वाला काम। 2 क्या, 20 मिल जाएंगे, बहुत है मेरे पास। आगे बोल। एक आदमी होना चाहिए जो हीरा भाई ओम भाई के शोरूम के तहखाने में पड़ी तिजोरियों को खोल सके। एक्सपर्ट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे का इंतजाम तो मैंने पहले ही कर रखा है, जब से मैंने वहां का माल उड़ाने के बारे में सोचा था। बाय गॉड, बहुत बम चीज है। क्या? क्या है? देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। बहुत बम चीज है। कौन? वही तिजोरी खोलने वाली लड़की है। हाँ, इस काम में मुझे लड़की नहीं चाहिए। मैं देवराज चौहान भाई, उसकी बात काटकर दूसरी तरफ से दिलदार सिंह कह उठा। वह लड़की नहीं है, बम चीज है। मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम कल आ रहे हो ना, तो आकर उसे देखना और बताना वह लड़की है या बम चीज। साथ ही दिलदार सिंह खी खी करके हंस पड़ा। तुम इन लोगों को बुलाकर रखना, मैं कल 12 बजे आऊँगा। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने रिसीवर नीचे रख दिया। तभी जगमोहन बोला, योजना क्या बनाई? तुम्हें कल शाम को बताऊंगा और कल शाम ही तेरा काम शुरू होगा, देवराज चौहान ने कहा और सिगरेट सुलगाकर कश लेते हुए कुर्सी पर बैठ गया। अगले दिन सुबह देवराज चौहान होटल से 6 बजे ही निकल गया और 12 बजे वह दिलदार सिंह के ठिकाने पर पहुंचा। देवराज चौहान भाई, तूने आने में बहुत देर लगा दी। मैं तो कब से तेरा इंतजार। टाइम कितना हुआ है? 12 बजे हैं। मैंने कितने बजे आना था? 12 बजे। तो फिर मैंने बहुत देर कैसे लगा दी? यार,
तू तो बहुत मजाक करता है। जिन लोगों का इंतजाम करने को कहा था वह कहाँ है? भीतर कमरे में। 10 बजे ही मैंने उन्हें बिठा लिया था। लेकिन तूने योजना क्या बनाई है? कुछ मैं भी तो जानूं। सबके बीच बैठकर बात करते हैं, देवराज चौहान शांत स्वर में बोला। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आओ वहीं चलते हैं। दिलदार सिंह देवराज चौहान को लिए भीतरी कमरे में पहुंचा। वह दोनों खतरनाक से नजर आने वाले कुर्सियों पर बैठे सिगरेट के कश लगा रहे थे। एक के चेहरे पर चाकू का गहरा घाव था और वह पीठ किए खिड़की पर खड़ी बाहर देख रही थी। देवराज चौहान की निगाहें पल भर के लिए उस पर टिकी, फिर वह दोनों को देखने लगा। इनसे मिलो देवराज चौहान, यह दोनों जुड़वा भाई हैं, बिंदा ठाकुर और शंकर ठाकुर। दोनों बहुत खतरनाक और ऑलराउंडर हैं। हर तरह का काम मिनट भर में ही करना इनकी खूबी है। बहुत ही जोरदार लोग हैं। तभी वह पलटी और देवराज चौहान को देखने लगी। और यह मीरा बेदी है, अपनी वही ताला तोड़। हर तरह का ताला, चाहे वह कैसा भी हो, फट खोल देती है। बहुत अच्छी है यह। मीरा बेदी ने काली स्याह आंखों से देवराज चौहान को देखा। आम औरतों से उसकी लंबाई कुछ ज्यादा ही थी। चौड़े कंधे, पतली कमर, लंबी टांगे, सांवला किंतु आकर्षक चेहरा। मीरा बेदी खूबसूरत तो नहीं थी, परंतु उसके शरीर में ऐसा कुछ था जो कि आदमी को अपनी तरफ खींच ले। इस समय उसके शरीर पर चमड़े की काली पैंट और वैसी ही जैकेट पड़ी थी। वह पैदाइशी क्रूर थी, स्वार्थी, कमीनी। अपना काम निकालने के लिए वह सब कुछ कर सकती थी। देवराज चौहान ने उसे सिर से पांव तक गहरी निगाहों से देखा। तुम मेरे काम में फिट नहीं बैठती। देवराज चौहान के शब्दों को सुनते ही मीरा बेदी की आंखें सिकुड़ गई। यह बात तुम मुझे या मेरा शरीर देखकर कह रहे हो? मीरा बेदी ने तीखे स्वर में कहा। जो काम मैं करने जा रहा हूं वह औरत का नहीं है। मीरा बेदी हंसी, जहरीली हंसी। औरत औरत ही नहीं होती, और भी बहुत कुछ होती है, कहकर मीरा बेदी ने अपने शरीर को खास अंदाज में झटका दिया तो लेदर की काली जैकेट उसके मनपसंद अंदाज में सरक गई और नीचे से उसकी स्कीवी नजर आने लगी। अपनी जैकेट बंद कर लो। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। इन बेकार की बातों के लिए मेरे पास कभी भी समय नहीं होता। मीरा देवी की आंखों में क्रोध और अपमान उभरा, जो कि तुरंत ही लुप्त हो गया। पुनः अपने शरीर को खास अंदाज में झटका दिया तो जैकेट पहले वाली जगह पर आ गई। वह देवराज को घूरे जा रही थी। देवराज ने दिलावर सिंह को देखा। इस काम के लिए कोई दूसरा नहीं है? देवराज भाई, वहम में मत पड़ो, बहुत अच्छी है। यह तोप है, तोप। इसका बाप अपने जमाने का मशहूर तिजोरी तोड़ था। यह कला इसे बाप से ही विरासत में मिली है। मैंने कई बार इससे काम लिया है, हमेशा सफल रही है। दिलदार सिंह आदत के मुताबिक जल्दी से बोला। मेरी गारंटी पर इसे अपने साथ ले लो। देवराज ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। मैं औरतों का ऐसे कामों में आना पसंद नहीं करता दिलावर सिंह। तुम कहते हो तो इसे मैं अपनी योजना में शामिल कर लेता हूँ। अगर यह अपने काम में असफल रही तो मेरा मेहनताना तुम्हें पल्ले से देना होगा। बिल्कुल दूंगा। देवराज ने पुनः मीरा बेदी को देखा। तुम यही काम करती हो? करती तो यही हूँ। मीरा बेदी ने जैकेट की जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर सिगरेट सुलगाई। तंगी के दिनों में धंधा भी कर लेती हूँ। कैसा धंधा? औरतों वाला धंधा। मीरा बेदी शांत लहजे में कह उठी। देवराज उसे देखता रहा, बोला कुछ नहीं। तुम इसकी बातों में न जाना। दिलदार सिंह बीच में बोल पड़ा। यह कभी कभी बहुत मजाक करती है, जैसे कि अब। देवराज ने मीरा बेदी से आंखें हटाकर बिंदा ठाकुर और शंकर ठाकुर जुड़वा भाइयों को देखा। दोनों उसे ही देख रहे थे। तुम दोनों क्या काम करते हो? सब कुछ करते हैं, जो करने को मिल जाए। शंकर ठाकुर बोला। मतलब? लोगों को उठाने से लेकर डकैती तक, हत्या भी हो जाए तो चलता है। बिंदा ठाकुर ने बड़ी लापरवाही से कहा। आखिरी क्या काम किया था? 16 साल की लड़की उठाई थी। क्यों? किसी को उसकी जरूरत थी, भारी कीमत मिल रही थी। देवराज ने दिलदार सिंह को देखा। यह दोनों तुम्हारे आदमी हैं? नहीं, इस काम में मैं अपना कोई आदमी इस्तेमाल नहीं कर रहा। कोई घपला हो गया तो मुझे बहुत परेशानी होगी। ये सब बाहर के हैं।
देवराज सिगरेट की कश देता हुआ गहरी सोच में डूब गया। 10 मिनट तक खामोशी छाई रही। सबकी निगाहें देवराज पर थी। देवराज ठिठका और मीरा बेदी को देखने लगा। मीरा बेदी की सर्द निगाहें उस पर ही थी। तुम जानती हो तुमने क्या काम करना है? हाँ, दिलदार सिंह ने बताया था। क्या? 5-4 तिजोरियां खोलनी है। खोल लोगी? खोल लूंगी, मीरा बेदी ने ठंडे स्वर में कहा। कितनी देर लगेगी? एक तिजोरी को 1.5 घंटा। मुद्दा तिजोरी खोलने का है। बिना शोर शराबे के वह खुल जाएगी। बीच में सोना या जवाहरात भी हो सकते हैं, वह सलामत रहेंगे। देवराज को सोच में देखकर दिलावर सिंह जल्दी से बोला, यह इन कामों में बहुत एक्सपर्ट है, मेरी गारंटी है, इसकी तुम फिक्र न करो। बहुत तरफदारी कर रहे हो इसकी, देवराज ने कटु स्वर में कहा। जवाब में दिलदार सिंह खी खी करके रह गया। कहाँ रहते हो तुम दोनों? देवराज चौहान ने ठाकुर भाइयों से पूछा। उन्होंने अपना पता बताया। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर दिलदार सिंह को देखा। तुम्हारे यह दोनों आदमी मुझे पसंद नहीं आए। कि क्या? मालूम नहीं क्यों, लेकिन यह दोनों मुझे पसंद नहीं आए। देवराज की आवाज में सख्ती भर आई। दूसरे 2 का इंतजाम करो। यह तो मेरे परखे आदमी हैं, बहुत खतरनाक, बहुत ही मेहनत वाले, जो काम करने की सोच लें करके रहते हैं। तुम? दिलदार सिंह, जो बात मैंने कह दी उस पर सोचो। अपनी सोचें मुझ पर थोपने की चेष्टा न करो। अन्य 2 को ढूंढो। दिलदार सिंह ने असहमति भरे अंदाज में सिर हिलाया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठाकुर भाई जैसे गुर्राते हुए उठ खड़े हुए। हमारे में तुझे कांटे नजर आए हैं जो हम अच्छे नहीं लगे? शंकर ठाकुर ने दांत भींचकर सख्त स्वर में कहा। कुछ ऐसा ही समझ लो, देवराज मुस्कुराया। सुनो दोस्त, बिंदा ठाकुर अपने क्रोध पर काबू पाकर बोला। कब से हम किसी बड़े हाथ की आशा कर रहे थे, अब यह मौका आया है तो तुम हमें बाहर फेंक रहे हो। यह ठीक नहीं है। हम में तुम्हें क्या कमी नजर आई है जो? तुम्हारी बातों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, देवराज ने शुष्क स्वर में कहा। फिर दिलदार सिंह से बोला, इन्हें चलता करो यहां से। दिलदार सिंह ने गहरी सांस लेकर ठाकुर भाइयों को देखा। जाओ, अब मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। ठाकुर भाई खा जाने वाली निगाहों से देवराज को देखने लगे। आज हमें पहली बार किसी ने नाकाबिल समझा है। देवराज ने जवाब में कुछ नहीं कहा। जाओ जाओ, तुम्हारी किस्मत में माल नहीं है तो कलपते क्यों हो, दिलदार सिंह ने सख्त स्वर में कहा। और कानों की मैल निकालकर सुन लो कि अगर यहाँ की बात बाहर लीक हुई तो तुम दोनों की माँ भी तुम्हारी लाशों को पहचान नहीं पाएगी। चल बिंदा, शंकर ठाकुर के होठों से फुंफकार निकली। हमारा यहाँ कोई काम नहीं। दोनों चोट खाए सांप की भांति बाहर निकल गए। मीरा बेटी पैनी निगाहों से देवराज के चेहरे को देख रही थी। दिलदार सिंह, मैं शाम को आऊंगा। शाम तक 2 बढ़िया आदमियों का इंतजाम हो जाना चाहिए। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। आ जाना, 5 बजे आ जाना। मेरे पास बहुत आदमी हैं, कोई न कोई तो तुम्हें ठीक लगेगा ही। यह भी बढ़िया है। खैर, 5 बजे आ जाना। मीरा बेदी पर निगाह डाले बिना देवराज जाने को हुआ तो दिलदार सिंह कह उठा, वह योजना तो बता। जब मेरी पसंद के आदमी मुझे मिल जाएंगे तब बताऊंगा। कहने के साथ ही देवराज चौहान बाहर निकलता चला गया। मीरा बेदी आंखें सिकोड़े देवराज चौहान को देखे जा रही थी। वह बाहर निकल गया तो हाथ में पकड़ी सिगरेट का आखिरी कश लेकर टोटा नीचे फेंका और लेदर के जूते से उसे मसल दिया। उसकी सोचे दिलदार सिंह की खी खी सुनकर टूटी। साला अपना देवराज चौहान भाई बहुत कड़क आदमी है। देखा ना तुमने मीरा? ओह मीरा बेदी, पसंद आया ना वह? जवाब में मीरा बेदी के होठों पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। मैं मीरा बेदी बोल रही हूँ। मीरा बेदी दिलदार सिंह से विदा लेने के बाद उसके ठिकाने से निकली और करीब के ही एक पब्लिक बूथ में जाकर उसने मुरली मनोहर जोशी का नंबर मिलाया। वह पुलिस स्टेशन में ही मौजूद था। मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था, वह बोला। देवराज चौहान ने ठाकुर भाइयों को योजना से बाहर कर दिया है। क्यों? इंस्पेक्टर मुरली के स्वर में चौंकाहट थी। वह उसे काम के आदमी नहीं लगे। हैरानी है, इंस्पेक्टर मुरली वास्तव में हैरानी से कह उठा था।
वह दोनों दरिंदे हर काम में माहिर हैं। फिर देवराज चौहान ने उन्हें लेने से मना क्यों कर दिया? इस बारे में यकीन के साथ नहीं कह सकती, लेकिन इस बात का मुझे पूरा विश्वास है कि ठाकुर भाइयों को देवराज चौहान ने खामखा बाहर निकाला है। मीरा बेदी की आवाज में सख्ती आ गई। वह हरामजादा तो मुझे भी बाहर करने को उतारू था, लेकिन दिलदार सिंह की वजह से मैं टिकी रह गई। खैर, हमें ठाकुर भाइयों से कुछ नहीं लेना देना। हमारे लिए अच्छा ही हुआ कि दोनों खतरनाक आदमी इस योजना में शामिल नहीं हैं। नहीं तो हो सकता था बाद में हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता। कोई नई बात? अभी देवराज चौहान ने लूट की योजना नहीं बताई। कहता था जब काम के आदमी हासिल हो जाएंगे तब बताऊंगा। और काम के आदमी कब हासिल होंगे? शायद शाम तक। ठीक है, तुम सावधान रहना और देवराज चौहान को शीशे में उतारने की कोशिश करना। ध्यान रहे, वह दिलदार सिंह का भी बाप है, उसे गधा मत समझना। मालूम है, वह वास्तव में खतरनाक आदमी है। मैंने शीशे में उतारने की कोशिश तो की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मीरा बेटी दांत पीसकर कह उठी, लेकिन जाएगा कहाँ? ऐसे लटके झटके दूंगी कि खुद सीधा हो जाएगा। जो मर्जी करो, समझदार हो। हालातों से मुझे आगाह कराती रहना। हमें चूकना नहीं है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मीरा बेदी ने रिसीवर रखा और बूथ से बाहर आ गई। हमारी कभी देवराज चौहान से दुश्मनी हुई? शंकर ठाकुर गुर्राकर बोला। दुश्मनी तो क्या, उस कमीने की हमने कभी शक्ल भी नहीं देखी थी। बिंदा ठाकुर दांत पीस उठा। दिल तो चाहता है साले की गर्दन काट दूं। मोटा माल हाथ लगाने का सुनहरी मौका हाथ आया था, वह भी निकल गया। उसने हमें जानबूझकर इस लूट से बाहर निकाला है। शंकर ठाकुर भेड़िए के समान हौले हौले गुर्रा रहा था। खामखा निकाला है। मैं देवराज चौहान को छोड़ूंगा नहीं। देखता हूँ कैसे वह इस लूट में कामयाब होता है। दोनों भाई इस समय अपने धारिया से मकान में बैठे क्रोध से तिलमिला रहे थे। दोनों हद से ज्यादा खतरनाक और वहशी थे। दौलत के लिए कुछ भी कर गुजरना उनके लिए मामूली सी बात थी। देवराज चौहान उन्हें योजना से बाहर कर दे, यह बात तो वह किसी भी हालत में सहन नहीं कर सकते थे। शंकर ठाकुर कुछ कहने ही जा रहा था कि दरवाजा थपथपाया गया। देख तो कौन हरामजादा अटपका है, साले को दफा कर देना। इस समय किसी से मिलने का मूड नहीं है। बिंदा ठाकुर गुस्से से मुट्ठियां भींच रहा था। शंकर ठाकुर ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। बाहर जगमोहन खड़ा था। क्या है? शंकर ठाकुर फाड़ खा जाने वाले स्वर में बोला। मैं बाहर खड़ा तुम दोनों भाइयों की बातों को सुन रहा था। जगमोहन ने मुस्कुराकर कहा। तुम दोनों का गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल जायज है। अगले ही पल शंकर ठाकुर के होठों से गुर्राहट निकली। हाथ बढ़ाकर उसने जगमोहन की कमीज का कॉलर पकड़ा और तीव्र झटका दिया। जगमोहन लड़खड़ाता हुआ भीतर प्रवेश करता चला गया। शंकर ठाकुर दरवाजा बंद करके पलटा। कौन है तू? शंकर ठाकुर के होठों से दरिंदगी भरा स्वर निकला। जगमोहन ने अपना कॉलर ठीक किया और मुस्कुराकर सीधे होकर पलटा। भले इंसान देवराज चौहान का गुस्सा तू मुझ पर क्यों उतार रहा है? हमने पूछा है तू कौन है? बिंदा ठाकुर दांत किटकिटा उठा। जगमोहन ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। मेरा नाम जगमोहन है। कौन जगमोहन? देवराज चौहान का साथी जगमोहन। ठाकुर भाई चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। तू वही जगमोहन है, देवराज चौहान का आदमी? हाँ। यहाँ क्यों आया है? सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे दोस्तों की तरह मेरी बात का जवाब दो। बोल। दिलदार सिंह ने तुम दोनों को इस डकैती में शामिल होने के लिए कितना नावा देने को कहा था? 10 लाख एक को, यानी कि कुल 20 लाख। हाँ, इतनी बड़ी रकम के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जगमोहन ने सिर हिलाकर कश लिया। तुम दोनों को देवराज चौहान ने अपनी योजना से निकाला नहीं है। क्या मतलब? दोस्तों, एक माल की 2 बार लूट होती है। तुम दोनों को दूसरी लूट में शामिल किया गया और तुम दोनों को 10-10 लाख नहीं, 1.25 करोड़ मिलेगा। ठाकुर भाइयों की सिट्टी पिट्टी गुम। मुंह से एक भी बोल न फूटा। चेहरों पर से कई रंग आकर गुजर गए। सन्नाटा सा वहां व्याप्त हो गया। एकाएक बिंदा ठाकुर ने गहरी गहरी सांसें ली। क्या बोला तू? एक माल की 2 बार लूट
और हमें 1.25 करोड़ मिलेगा, यही बोला था ना तू? बिंदा ठाकुर ने उल्टे सीधे ढंग से सांसें लेते हुए पूछा। हाँ, यही बोला। जगमोहन मुस्कुराया। ऐसा ऐसा कैसे होगा? शंकर ठाकुर के होठ हिले। दोस्तों, जगमोहन कुर्सी पर बैठता हुआ स्थिर लहजे में बोला, हीरा भाई ओम भाई के यहाँ लूट के लिए देवराज चौहान को धमकी के दम पर दिलदार सिंह ने तैयार किया है, जबकि देवराज चौहान किसी की धमकी बर्दाश्त नहीं करता। ऊपर से दिलदार सिंह की नीयत साफ नहीं है। इससे पहले कि लूट के माल को दिलदार सिंह हजम करे, हम कर लेते हैं। दिलदार सिंह बहुत खतरनाक गैंगस्टर है, शंकर ठाकुर गंभीर स्वर में बोला। उससे टक्कर लेकर इस शहर में नहीं रहा जा सकता। मैं कब इस बात से इनकार करता हूँ। वास्तव में दिलदार सिंह से टक्कर लेकर इस शहर में नहीं रहा जा सकता। वैसे मेरे प्यारे दोस्तों, लूट का माल हाथ आ जाने पर इस शहर में रहने की आवश्यकता ही क्या है? किसी दूसरे शहर में जाकर चैन से शराफत की जिंदगी बसर करो। ठाकुर भाइयों की निगाहें आपस में मिली। पसंद आई ना मेरी बात? तुम करना क्या चाहते हो? देवराज चौहान हीरा भाई ओम भाई की ज्वेलर शॉप से माल लूटेगा। जब वह लोग माल लूटकर वहां से रवाना होंगे तो उस माल को लेकर हम चंपत हो जाएंगे। इतना आसान नहीं है यह काम। बिंदा ठाकुर ने गहरी सांस ली। आसान नहीं है तो कठिन भी नहीं है, जगमोहन ने सिर हिलाकर कहा। लूट की योजना में देवराज चौहान शामिल है। दूसरी बार की लूट की योजना में भी देवराज चौहान शामिल होगा, लेकिन वह सामने नहीं आएगा। घर का भेदी ही लंका गिराने पर आ जाए तो फिर कोई भी काम कठिन नहीं रह जाता। ठाकुर भाइयों ने एक दूसरे को देखकर सिर हिलाया। बात तो ठीक है, तुम दोनों को समझदारी और हिम्मत से काम लेना है। चिंता मत करो। काम कैसे करना है? कैसे करना है योजना तुम लोगों को बता दूंगा, और मैं खुद भी इस काम में तुम लोगों के साथ रहूंगा। हमें हर हाल में कामयाबी पानी ही है। कितने की लूट है यह? 6 करोड़ के आसपास की। 1.25 हम चारों का। हाँ, बाकी का 1 दिलदार सिंह का। उसे देने की क्या जरूरत है? यह बात जानना ही चाहते हो तो देवराज चौहान से पूछना, जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। शंकर ठाकुर ने लापरवाही से कंधों को झटका दिया। क्या जरूरत है? हमें 1.25 करोड़ जैसी भारी रकम मिल रही है। हमें इसके सिवाय और किसी काम से मतलब नहीं। रकम जल्दी से हाथ लगे। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। 2-3 दिन में ही एक्शन में आना होगा। अब मैं चलता हूँ। तुम दोनों हर समय घर पर ही रहोगे। जगमोहन उठ खड़ा हुआ। यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। बाहर? बिंदा ठाकुर कड़वे अंदाज में हंसा। बाहर तो क्या, इस बात को हम अंदर भी नहीं रखेंगे। हमारी तरफ से तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। ठाकुर भाई लाइन पर हैं। जगमोहन ने होटल के कमरे में प्रवेश करके देवराज चौहान से कहा। उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। गुड। देवराज चौहान ने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाया। अब तुम किसी कार्गो के बारे में जानकारी हासिल करो। कार्गो ट्रक तो देखा ही होगा, स्टील की मोटी चादरों से बंद होता है। उसका पीछे का दरवाजा फर्श की भांति खुलता है और माल उतारा चढ़ाया जा सकता है। हाँ, जगमोहन भरी निगाहों से उसे देख रहा था। किसी कार्गो से ऐसा ही एक ट्रक उड़ाना है। क्यों? मैं तुम्हें सारी योजना बताता हूँ, तब तुम सब कुछ समझ जाओगे। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने पहले तो लूट की योजना बताई कि हीरा भाई ओम भाई की दुकान कैसे लूटी जानी है। फिर उसे बताया कि उसने ठाकुर भाइयों के साथ मिलकर कैसे काम करना है। सुनने के बाद जगमोहन की आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी। उस कार्गो के बख्तरबंद ट्रक को किस जगह पर ले जाना है, वह जगह तलाश करना तुम्हारा काम है। इस शहर में मैं अजनबी हूँ। कैसी जगह? ठाकुर भाइयों को क्यों भूलते हो? उनसे काम निकालो। जगमोहन ने सहमति से सिर हिला दिया। जगह की फिक्र मत करो, बिंदा ठाकुर बोला। किसी जमाने में हमारे पिता गैराज चलाया करते थे। माल रोड पर हमारा इतना बड़ा गैराज बंद पड़ा है कि उसमें 10 ट्रक एक साथ आ सकते हैं। गैराज चालू हालत में है या? कहा तो बंद पड़ा है। ठीक है, एक नज़र मैं गैराज को देख लेता हूँ। मेरी तसल्ली होनी जरूरी है। चलो। ठाकुर भाइयों के साथ जगमोहन माल रोड पर मौजूद गैराज पर पहुंचा।
गैराज वास्तव में इस लायक था कि ट्रक को वहां छिपाया जा सके। गैराज ठीक है, जगमोहन ने तसल्ली से सिर हिलाया। लेकिन बख्तरबंद ट्रक कहां से आएगा? शंकर ठाकुर कह उठा। यह काम तुम दोनों को करना होगा। किसी कार्गो एजेंसी के ट्रक को उड़ाना होगा। ट्रक उड़ाकर इसी गैराज में लाकर खड़ा कर देना। इतना याद रखो कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम लोगों को यह काम जल्दी करना होगा। ठाकुर भाइयों ने एक दूसरे को देखा। भाई, बिंदा शंकर से बोला, काम कठिन तो है, परंतु हर हाल में हमें करना होगा। आखिर करोड़ों का मामला है। जगमोहन के होठों पर मुस्कान रेंग गई। देवराज चौहान दिलदार सिंह के ठिकाने पर सुबह वाले कमरे में मौजूद मीरा बेदी, कृपाराम देहाती और हरीश वाडेकर को देख रहा था। वहां पर पैना सन्नाटा व्याप्त था। दिलदार सिंह अपने मोटे शरीर के साथ कुर्सी पर बैठा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। दिलदार सिंह ने उसे कृपाराम देहाती और हरीश वाडेकर को दिखाए, जो कि इस काम के लिए मुनासिब लगे। दोनों ही हट्टे कट्टे थे। 45 वर्षीय कृपाराम देहाती के सिर पर छोटे छोटे बाल और होठों पर बड़ी बड़ी मूछें थी। आदत के मुताबिक बदन पर कुर्ता और धोती ही पहने रहता था। कई बरस पहले देहात से वह कमाने शहर आया था, परंतु शहर का पानी पीते ही उसकी खोपड़ी उल्टी हो गई और बुरे धंधों में फंसता हुआ दिलदार सिंह की पहचान वाला बन गया था। 30 वर्षीय हरीश वाडेकर पढ़ा लिखा बेरोजगार युवक था। नौकरी न मिलने और पेट की आग बुझाने की खातिर इन धंधों में पड़ा था। कई मिनट के बाद देवराज चौहान ने छाई खामोशी को तोड़ा। हीरा भाई ओम भाई की दुकान की मैंने छानबीन की है। जितना मोटा माल भीतर है, बाहर उतनी ही तगड़ी पहरेदारी है। इस शोरूम को लूटना आसान काम नहीं है। शिफ्टों में वहां हथियारों से लैस गार्ड पहरा देते हैं। एक समय में वहां 6 गार्ड रहते हैं, 2 शोरूम के सामने वाले हिस्से में, 2 पीछे और 2 छत पर। यानी कि हम किसी भी तरह से भीतर जाने की कोशिश करें, वह गार्ड एक ही जगह इकट्ठा होकर हमारा मुकाबला करेंगे। फायरों की आवाज गूंजेगी। कुछ ही देर में वहां पुलिस की गाड़ियां मौजूद होंगी। इस प्रकार हम किसी भी कीमत पर वहां लूट नहीं कर सकेंगे। सब देवराज चौहान का चेहरा देख रहे थे। यार देवराज चौहान भाई, दिलदार सिंह तेजी से सांस लेने लगा था। तेरी बात सुनकर मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया है। पहले यह तो बता दे कि शोरूम लूट जाएगा ना? उसे देखे बिना देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। अगर काम नहीं हो सकता तो तुम यह मजमा क्यों लगाए बैठे हो? कृपाराम देहाती अपनी मूंछों पर हाथ फेर कर बोला। छोड़ो किस्से को, कोई रास्ता तो तुमने बनाया ही होगा, हरीश वाडेकर ने कहा। मीरा बेदी एकटक मोटी मोटी काली आंखों से देवराज चौहान को देखे जा रही थी। उसकी आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।